हाँ भैया चलो, केवल और केवल चैप्टर गेस करना है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और 6 नंबर से कम में जो है उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। करें करें करें, गेस करें, गेस करें, गेस करें, गेस करें। हाँ चलो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये कौन सा चैप्टर? लॉज ऑफ रिटर्न्स। कौन सा चैप्टर है ये? लॉज ऑफ रिटर्न्स। दिख रहा है? 6 नंबर मिल गए यहां से। मतलब लॉज ऑफ रिटर्न से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे आपसे पेपर में पूछा क्या गया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताओ, यही पूछा गया ना। अब तुमसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कहानी चेंज कर देंगे। कहानी क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन 3 स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताओ। ये पूछ लेंगे, स्टेजेस बताओ। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोड्यूसर की बात नहीं करें, इन विच स्टेज a producer takes decision to produce। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। समझ में आया? तो लॉज ऑफ रिटर्न से 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, और लॉज ऑफ रिटर्न से आपका क्या क्वेश्चन होगा? सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ लिया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या पूछ लेंगे आपसे कि स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाओ, एक्सप्लेनेशन दो इसका। और तीसरा, किस स्टेज में प्रोड्यूस करता है उसके बारे में समझाना शुरू कर दो। तो यहां से ये 6 नंबर आपको पेपर में मिल रहे होंगे। ये गेस्ट पेपर ही है जो आपको बता रहे हैं। ऐसे ही पेपर बनाऊंगा, ऐसे पेपर जब बनाऊंगा तो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पूरा वेटेज 8 नंबर दे दिया भाई। 6 नंबर ऊपर, 2 नंबर नीचे, कोई बात नहीं, जाने दो। पर हमको पढ़ना क्या है? 6 नंबर खाली। आओ जरा, अगला 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 क्वेश्चन 6 नंबर का कौन सा है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर का कौन सा है मेरी जान? आओ देखो, ये विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एक्सप्लेन द ऑपरेशनल ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चैप्टर कौन सा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये वहां से चैप्टर आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब वहां से ये क्या पूछ लिया है? टू कमोडिटी केस। क्या पूछा? टू कमोडिटी केस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पूछ लिया। एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एमयू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एमयू एम। ये वो केस पूछ लिया है आपसे। तो हेडिंग डालो कॉपी में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें इसमें पढ़ना क्या क्या है? टू कमोडिटी पढ़ना है, वन कमोडिटी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? आईसी अप्रोच पढ़ना है। वन कमोडिटी केस पढ़ना है, टू कमोडिटी केस पढ़ना है, और आईसी अप्रोच पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से इक्विलिब्रियम निकालोगे आप। तो ये 3 पढ़ोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। यहां से जैसा अकाउंटेंसी में डिस्कस किया वही बात कर रहा हूं। हाँ सिर्फ आईएससी पीयूष, आईसीएससी 10th में था पीयूष, बड़े हो गए यार, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। ठीक है बाबू, चले बढ़े आगे। अब अच्छा, इसके इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। और में क्वेश्चन क्या दे रखा है? वो पढ़ो। A consumer can attain stable equilibrium only when marginal utility obtained from a commodity can be equated with the price of the commodity। ये कौन सा क्वेश्चन है? अबे क्वेश्चन कौन सा है? चैप्टर नहीं पूछ रहे। ये क्वेश्चन कौन सा है? गेस करो। अंग्रेजी में लिख दिया और वही हम उसी माध्यम से पढ़ रहे हैं। वो तो पहला है। ये क्या है? सिंगल कमोडिटी केस। ये क्या दिया है? वन कमोडिटी केस। अ कंज्यूमर कैन अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एमयू, फ्रॉम अ कमोडिटी कैन बी इक्वेटेड विद द प्राइस इक्वल टू पी। कौन सा कंडीशन? वन कमोडिटी, वही तो लिखवाए थे अभी आपको। मतलब इस चैप्टर से वन कमोडिटी पढ़ लिया, टू कमोडिटी पढ़ लिया, आईसी एनालिसिस पढ़ लिया, तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, एक और लिख लो, एलडीएमयू।
LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मतलब हमको पहला 6 नंबर का क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रिटर्न्स के चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन मिला है हमको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के चैप्टर से। तो 6 और 6 12 नंबर मिल चुके हैं। अब पास होने के लिए सिर्फ 15 चाहिए। और ये पहले साल 2022 का CUET का क्वेश्चन है, और ये दे रखा था NCERT बुक में 2011-12 में। डेटा चेंज है 11-12 में। ठीक, तो सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, यहां से भी क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए? 2, 2 4, 2 6। मतलब जो आखिरी क्वेश्चन केस स्टडी पूछा जा रहा है, ये कहां से आ रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हेडिंग डालो अगला, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी कितना नंबर? 6 नंबर। अकेले 6 नंबर की वेटेज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 6 इंटू 4 कितने नंबर? 24। अब पास होने के लिए कितने चाहिए? 3 और 27। तो बोलने का तरीका ये कह रहा है कि पेपर में, अब तुम ही लोग बताओ, सबसे पहले अब दो चैप्टर देखो, माइक्रो के हैं और 2 मैक्रो के हैं। तो आइडियली हमको ये 4 ही स्टार्ट करने चाहिए when it comes to your preparation for this board examination। हम पहले कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहला नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और साथ में दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? नेशनल इनकम ही पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास कितने दिन हो रही है? 3 दिन। और इकोनॉमिक्स में कभी भी ऐसी अकाउंट्स वाली दिक्कत नहीं आएगी आपको कि हम भूल गए, पार्टनरशिप पढ़ के कैश फ्लो पढ़ने में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगी आदित्य? तो हमें पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं? नेशनल इनकम। इस वीक नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल आ जाएंगे आप सभी को, सभी बच्चों को इस वीक 3 क्लासेस के अंदर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे समझ में आ जाए। एंड देयर आफ्टर वी विल गो। चले शुरू किया जाए। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर अगला चैप्टर कौन सा करेंगे हम? लॉज ऑफ रिटर्न्स। फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये 4 चैप्टर का हायरार्की रहेगी, ताकि इस हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर 3 हफ्तों के अंदर मैक्सिमम हम ये 24 नंबर निकाल ले जाएं, क्योंकि हमारा टारगेट है यहां से 40 से 50 नंबर निकालना अप्रैल बोल रहे हैं दिसंबर के अंदर। अगला कॉन्सेप्ट अब बात करने जा रहे हैं उस बच्चे की जो क्लास में नहीं है। गर्व बहुत बड़ा व्यापार है। एक बच्चा है गर्व, ये बनाता है खिलौने, टॉयज। बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, खिलौने बनाता है। सुनते चलो, हंसो नहीं बदतमीजो। अब गर्व का बहुत बड़ा व्यापार है। अब गर्व क्या करता है? गर्व एक साल में 1000 करोड़ रुपए के खिलौने बनाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर 200 करोड़ के खिलौने ना खराब हो जाते हैं। तो नेट कितने खिलौने बचे? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोई बताएगा? अब दिमाग लग बोलो, कुछ भी मत बक दो। मतलब एक आदमी ने पूरे साल में 1000 करोड़ के खिलौने बनाए, 200 के खराब हो गए, बचा कितना? मैंने ग्रॉस 1000 करोड़ के खिलौने बनाए और 200 करोड़ का डेप्रीसिएशन लग गया, तो नेट कितना आया? 800 रुपीज। तो यहां से कन्वर्जन का टॉपिक निकल कर आता है कि कभी ग्रॉस दे रखा हो, नेट पर पहुंचना हो, तो बीच में डेप्रीसिएशन, वियर एंड टीयर, चीजें जो खराब हो गई हैं उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब झापड़ मत मानने लगना अपने आप को। समझ में आ गया? तो यहां से तुम्हें क्या क्या टर्म समझ में आए? एक टर्म समझ में आया ग्रॉस, और एक टर्म समझ में आया नेट। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब टोटल प्रोडक्शन, नेट का मतलब फाइनल प्रोडक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्रॉस और नेट समझ लोगे क्या क्या होता है? आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है? भारत के अंदर ना, ये जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये मेलोडी है, आजकल फेमस हो रहा है।
अभिनव, अगर तुम ये वीडियो आज क्रॉप करके यूट्यूब पर डालने वाले हो तो ये वाला पोर्शन क्रॉप कर देना, मैं आगे की क्लास लेना चाहता हूं। अभिनव कौन है हमारा, वो जो एडिट कर रहे हैं सर, पूरी टीम है वो, तो इसलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारी ये कंट्री है, हमारी कंट्री, हमारी कंट्री है। हमारी कंट्री क्या कर रही है, हमारी कंट्री क्या करी, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारी, जैसे हम तुमको छोटे छोटे व्यापारी को नाम बताएंगे, बिल्कुल तुमको अच्छा लगेगा। मुकेश अंबानी को, अडानी भैया को, टाटास को, रेमंड वाले मालिक को, शुभम जगदीश, कभी आ जाए भगवान, मुंह में सरस्वती बैठी हूं क्या पता, और एक और कोई नाम, विभू, तुम्हें, ठीक है। अब छोटे छोटे व्यापारियों क्या कर रहे, छोटे छोटे व्यापारियों को ना वो सब्सिडीज दे रही है, सब्सिडीज। एक काम करो, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, मैं तुम्हें सब्सिडी देती हूं अगर तुम किसी SEZ में जाकर अपनी फैक्ट्री लगाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वो एरिया जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जहां पर तुम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तुम जाके लगा सकते हो, लेकिन वहां पर लगाने के लिए तुम्हें मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे देंगे, सब्सिडी देंगे, एक तरह की बात समझ में आ रही है। सब्सिडी मतलब क्या होता है, एक तरह का डिस्काउंट, एक तरह की रिबेट। और क्या होता है, और लेकिन हम बदले में तुमसे क्या लेंगे, टैक्स। वो भी कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे को नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का एक रिलेशन पढ़ना है। मैं उस रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो मैंने उधर लिखा था, छुपा दिया है, हाँ ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल कर आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या निकल कर आएगा भैया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक, समझ में आ गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माने सब्सिडीज, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अब आती है मुद्दे की बात। अब एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, समझना, शब्दावली का अर्थ समझा रहे हैं आपको। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसपे आपने सामान को बनाया है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट मार्जिन। क्या बोला मैंने, लेट्स से मैं वो गर्व था ना, वो टॉयज बनाता था, कोई सॉफ्टवेयर है क्लास में, लड़कियां कोई, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है कुछ है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लेते हैं ये टॉय बनाया, ये टॉय बनाया, इसको बनाने में खर्चा लग गया 10,000 रुपए का, तो ये क्या है, ये है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जैसे ही ये इसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे तो क्या ऐड करना चाहिए इसमें, टैक्सेस, टैक्स ऐड करेंगे, तो मतलब फैक्टर कॉस्ट से जब कभी भी मार्केट प्राइस की तरफ तुम रुक करोगे तो क्या ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं, समझ में आया। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इट इज अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, समझ में आ रहा है। सिमिलरली नेट कोई पूछे तो क्या बोलोगे, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये टर्म तुम्हें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ये टर्मिनोलॉजी पर आने वाला है पेपर में।